अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना पर वार्निंग दी गई है। बड़े वाज़ेह अंदाज में वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि कोरोना से अमवात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और अगर एहतियात ना की गई तो पाकिस्तान के मुआशी हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है, दरख्वास्त की है कि जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया, पहले आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से अपील की गई है कि जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए। एक तरफ नाज़रीन हम देख रहे हैं कि कोरोना तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। अगर कुछ फैक्टेड फिगर्स आपके सामने रखूं तो 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 3000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 59 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसी तरीके से जारी हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। आज भी हमने देखा कि कोरोना के हवाले से ही पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया, लेकिन हमने देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैया अपनाया गया। ऑपोजिशन का कोई भी नुमाइंदा इस इजलास में शरीक नहीं हुआ। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस सब की जिम्मेदारी क्या ऑपोजिशन पर ही आयद होती है या हुकूमत भी बराबर की कसूरवार है कि हुकूमत बेहतर तरीके से इस अहम इशू को लेकर ऑपोजिशन को एंगेज कर सकती थी। ये सवाल अहम है। इसके साथ साथ अब सवाल ये भी है कि बढ़ते जो केसेस हैं कोरोना को लेकर हुकूमत कंट्रोल कैसे करेगी, और उससे भी हम सवाल ये है कि अब अमल दरामद कैसे करवाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हुकूमती जो फैसला साजी का फुकदान है उससे रोज़ाना जो है वो कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, लेकिन संजीदगी का मुजाहिरा में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे लाहौर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी बात की है और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक बार फिर उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाए, सख्त हिदायत की गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं नाजरीन कि अवामी रिलीफ की बातें तो होती हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है कि महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर आम आदमी को फ़ायदा कब पहुंचेगा, ये सवाल भी अहम है। और इसके साथ साथ क्या वजह है कि वज़ीर आज़म को हर कुछ अरसे के बाद जो है वो लाहौर जाना पड़ता है और वज़ीर आला को ये बताना पड़ता है कि नाजायज़ जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है रहनुमा PTI मुसरत जमशेद चीमा साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। जी मुसरत जमशेद साहिबा, आज हमने देखा कि इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि कोरोना ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है और अंदाज़ा संगीनी का हम कर सकते हैं जिस तरीके से केसेस हर रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑपोजिशन हम देख रहे हैं कि हर रोज़ जलसे जुलूस कर रही है। आज ज़ाहिर इजलास भी हुआ, इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहिरा तो किया गया ऑपोजिशन की जानिब से, लेकिन दूसरी तरफ आप नहीं समझती कि ऑपोजिशन को भी जो हुकूमत है वो बेहतर तरीके से इंगेज कर सकती थी, क्योंकि जिस तरीके से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ऑपोजिशन जलसे जुलूस करने पर बाजिद है। अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो हुकूमत पर आयद होती है कि इंगेज किया जाए ऑपोजिशन को, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी गलतियां हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि ऑपोजिशन ने ये ठान लिया है कि जो भी गवर्नमेंट फैसला करेगी वो जितना मर्जी अच्छा हो, जितना हम मर्जी उनको अपने साथ एक पेज पे लेके चलने की कोशिश करें, नेशनल इश्यूज के ऊपर भी और दूसरे इश्यूज के ऊपर भी। तो इन लोगों ने ये ठान लिया है कि इन्होंने हमेशा एंटी गवर्नमेंट जाना है, चाहे उसमें अवाम की जितनी मर्जी फलाह बहबूद भी क्यों ना हो। देखें, अगर आप याद करें कि जब फर्स्ट वेव आई तो पीपल्स पार्टी, तमाम अपोजिशन जमातें, बिलखुसूस सिंध के वजीर आला साहब जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो बड़े आपदीदा हो जाते थे। और हमारे ऊपर प्रेशर क्या था? प्रेशर ये था कि कंप्लीट लॉकडाउन, कर्फ्यू सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब क्यों नहीं लगा रहे, और हमें एग्जाम्पल्स दी जाती थी। और आज जबकि सेकेंड वेव है, ज्यादा शिद्दत से आई है, इट्स मोर लीथल, आपका वायरस म्यूटेट करके अब उसकी मोर्टेलिटी हाई है, जो वेदर की शिद्दत है उसको भी वो फेवरेबल है टू द कोविड-19। उसके बावजूद इन तमाम चीजों को समझते हुए स्टैटिक्स इनके सामने है और ये चीज समझने को तैयार नहीं है। देखें, सियासत एक अलग चीज है
और ये नेशनल इशू भी नहीं है, ये इंटरनेशनल इश्यूज है, ये पूरी दुनिया का इट्स अ ग्लोबल इशू जिसमें पूरी इंसानियत की बात है। इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट ऑपोजिशन, हमारा किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक है, किस मजहबी जमात से ताल्लुक है। हम तमाम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऑपोजिशन को आपके साथ मिलकर बैठना चाहिए, लेकिन मुसर्रत साहिबा दूसरी जान में हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन ये कहती है कि हुकूमती रवैया ऐसा है ही नहीं कि मिलकर बैठा जाए। रोजाना हम देखते हैं कि जो वुज़रा की एक पूरी फौज है वो चोर डाकू माफिया के नारे लगा रही होती है। ज़ाहिर है कोरोना के मामलात हैं, दीगर बहुत सारे इशूज हैं जहाँ आपको ऑपोजिशन का साथ चाहिए होगा आगे भी। तो आप नहीं समझती कि ठीक है जिस तरह से इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि नारों नहीं देंगे, केसेस में रिलीफ नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा सा रवैया बदलने की जरूरत है ताकि इन अहम इश्यूज पर जरा मिलकर बैठा जाए ताकि कोई हल निकाला जा सके। देखिए, जहाँ तक नेशनल इश्यूज हैं उनमें हमारा रवैया बहुत बेहतर है और इसलिए मैं नहीं कह रही कि मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट से। हम बारहा इनसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम इनके साथ बैठने की बात करते हैं, तो उसकी वजह अवाम का वसीतर मुफाद है। उसमें अवाम में ऑपोजिशन के जो वोट बैंक के लोग हैं तमाम लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी आते हैं, पीटीआई वाले भी आते हैं। देखें, ये बात है इंसानियत की और इंसानियत के नाते हमने बारहा इनसे अपील की कि जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर हमें अपने राग नहीं हिलाने चाहिए। वी शुड ऑल बी एट अ सेम पेज। उसकी वजह यह है कि हमारे अवाम होंगे तो हम उनसे वोट लेंगे तो हुक्मरानी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की चीज है, जिनको समझ नहीं आ रही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने कौन सा नेशनल इशू आया है जिसमें हमने इनको अपने साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये चलना चाहते नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, पहले यहाँ मुसर्रत साहब आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं। जरा मैं एहतशाम साहब का कमेंट ले लूं। एहतशाम साहब, अब मुसर्रत चीमा साहिबा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हर अहम इशू पर हम अपोजिशन को दावत तो देते हैं लेकिन वो आने को बैठने को तैयार नहीं है। आज भी जिस तरह से कोरोना के हवाले से इजलास भी हुआ, अपोजिशन का कोई नुमाइंदा वहाँ शरीक नहीं हुआ। आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हुकूमत भी कसूरवार है, बेहतर तरीके से एंगेज कर सकती है? मेरा ख्याल है जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी का तयन करने की ज़रूरत है। एक गैर जिम्मेदारी हम जहाँ देखते हैं कि अपोजिशन के पार्ट पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हुकूमत भी किसी ना किसी हद तक इसमें ज़िम्मेदार है। देखें, बगैर लफ्ज़ चबाए मैं कहूँगा, अभी मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी हमारे जलसों को कोरोना की आड़ में रुकवाने की कोशिश की जा रही, और राना सनाउल्लाह साहब तो अजीब मज़ा का खेज बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे जलसों से तो कोरोना भागता है। देखिए, अब ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहने वाली बात है। अब आप जिस तरीके से मजाक बनाया हुआ। दूसरा आज देखें कि आज स्पीकर साहब ने बुलाई थी, जैसे अभी आपने जिक्र किया, पार्लिमानी कमेटियों के हेड को बुलाया था, वहाँ नहीं आए। वो कहते हैं कि जी इम्पार्शन नहीं है। मुस्तफ़ा साहब देखें मसला क्या है। आपको याद है कि जब ये पहली लहर आई थी उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सारे अपोजिशन के लीडरों को बुलाया था। बिलावल भुट्टो, जरदारी, शहबाज साहब भी गए थे, अगरचे आमने सामने नहीं बैठे थे, क्योंकि आमने सामने बैठने से तो माजत के साथ आपके लीडर या आपकी पार्टी के लोग समझते हैं कि हाथ में ला लिया तो वोट बैंक ख़राब होगा, पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा। वहाँ तो आप देख लें कि कॉन्फ्रेंस थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशियली अपनी तकरीर करके वो उठ के चले गए। उसके बाद बिलावल भुट्टो भी और वो भी आपने देखा छोड़ के चले गए। तो मेरा ख्याल है ये भी गवर्नमेंट तो हमेशा हम ये कहते हैं कि उसको तो कंसीड करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। बहुत से हवालों से हुकूमत जो है ना वो खामोश रह जाती है कि साथ लेके चलना है। अब क्यों लोग कहते हैं जी पार्लियामेंट जो है ना वो डिसफंक्शन होकर रह गई है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब गलत या सही किसी हद तक आप कहें कि स्पीकर साहब के बारे में आप देख लें जिस तरह बातें हो रही हैं, फिर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात आती है, वो कहते हैं कि जी नहीं बुलाते, क्योंकि हुकूमत जब कहती है तो फिर MNAs MPs को अपोजिशन को बुलाया जाता है। मेरा ख्याल है अब इस हवाले से तो सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, अगरचे देर आए दुरुस्त आए, आपकी पार्टी ने, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने दौरे, अपने जलसे जो है ना वो ख़त्म कर दिया या कम अज़ कम मुलतवी कर दिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जी 2 जलसे आपने सवात वाला और पिंडी हाफिज़ाबाद वाला वो भी किया था, फिर लालपुर में भी आज चंद दिन पहले लोगों से मुलाकात की थी, फैसलाबाद में भी। तो लोग 5 दिन पहले 6 दिन पहले मेरा ख्याल है की बात है, तो अगर वो ना करते तो शायद ये उनको भी मौका ना मिलता। अब तो एक आलम यह है कि जी जिस तरीके से अभी आपने खुद ही कहा कि तब्दील तो गैर मोटेट होकर आ रहा है सामने, और ये बड़ा तंग कर रहा है, और शायद इसकी इतना लेथल है कि शायद इसके लिए लोग कहते हैं 3 से 4 दिन में बंदा भड़क जाता है। तो अब देखना यही कि अपोजिशन वाले क्यों इस हद तक चले गए हैं कि वो बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों मुसर्रत साहब आप बताएंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब इतने एडमेंट हैं, वो क्या प्रॉब्लम है? देखें ना, जिस तरह आप जीत के आए इस तरह वो जीत के आए हैं।
हो सकता है मेरे प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हों उनकी करप्शन की बातों पे या और गैर ज़िम्मेदाराना जिस तरह हुकूमतें की हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जाके तो आपको हाथ मिलाना पड़ता है, बैठ के बैठना होता है। आप भले ना बैठें, अपने नंबर 2 नंबर 3 को कह दें या कभी कभी एक आध मीटिंग में आपसे हेलो हाय कर लें। जब आप मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, तो लोग कहते हैं कि जी ये पैथोलॉजिकल हेटरेड जो 90s वाला था पीपल्स पार्टी PMLN का, वो अब वापस आ गया है। तो आप नहीं समझती कि यहाँ पे हुकूमत को हुकूमत में रहते हुए कंसीड करने की ज़रूरत है? बिठाएं, बात करें, सारी दुनिया मिल के बैठ कर रही है, कोरोना से निपट रही है, हमारा ही मुल्क है जहाँ पे ओपोजिशन गवर्नमेंट इकट्ठे नहीं हो रहे। जी मुशर्रफ साहबा। जी, आपने बजा फरमाया। आई एग्री विद यू कि गवर्नमेंट के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सबको ऑन बोर्ड करें और सबकी जो ओपिनियन है, जो नेशनल इश्यूज हैं और स्पेशली इतना बड़ा पेंडेमिक, इसको डील करने के लिए उसमें हमने देखें काफी हद तक हमने कोशिश की और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आगे हम बारहा, जब से इवन मैं इससे बड़ी बात करती हूँ, जब से ये PDM बनी है, ये इन्होंने 11 जमातों ने जो गठजोड़ किया है, देखें हमने इन्हें कहा है कि जहाँ तक रिफॉर्म्स के ताल्लुक है, जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स, हर तरह के रिफॉर्म्स करने के लिए आपकी जो भी रिकमेंडेशन होगी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, सिवाय चंद एक दो चीजों के ऊपर हमारा इनके साथ इसलिए भी कंसेंसस हो नहीं सकता या हो नहीं पाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने बजा फरमाया कि जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारा मैंडेट है, वो हमें इस चीज की अलाउ नहीं करता। लेकिन ये जो पेंडेमिक है, इसका तो कोई किसी चीज से ताल्लुक ही नहीं है। इसमें हम सारे एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, अब चल 1 मिनट के लिए हम सपोज कर ले कि ठीक है आपस में ये बैठना नहीं चाहते, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी वालों को अपने वोट बैंक का, PTI वालों को भी छोड़ दें, क्या इनको एहसास है कि नहीं? ये जो अपोजिशन होती है वो वेटिंग गवर्नमेंट होती है, अवाम पब्लिक बचेगी तो ये आगे जाके हुक्मरानी के लिए अपने आप को तैयार करे ना। इसमें तो सीधे सीधे जिंदगियों का मामला है, ह्यूमैनिटी का मामला है। वो तो बार बार ओपोजिशन वाले लोग बार बार कहते हैं कि हमने हर सतह पे, हर मौके पे हुकूमत को ऑफर की कि बातचीत करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी से लेके कोविड भी और बहुत सारे हवालों से। वो कहते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ बातें नहीं करना चाहती, दूसरे अल्फाज में कहते हैं जी मुंह नहीं लगाना चाहती, यहाँ तक कहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी क्या, और फिर वो कहते हैं कि शायद ये इंतकाम है इमरान खान साहब का, आपके पार्टी के लोगों का, वो मजबूर कर रहा है कि आप बात ही ना करें। देखें ना, ये तो गाड़ी के दो पहिए हैं, ये जो गवर्नमेंट और अपोजिशन है। अगर ये मिलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, अभी देखें कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, सारे काम रुके हुए हैं। अब तभी होगा कि कहीं कोई दरमियान का रास्ता ढूंढा जाए, और दरमियान का रास्ता ढूंढने के लिए माजरत के साथ मुशर्रफ साहबा ओनस हुकूमत वक्त पे होता है। अपोजिशन वाले तो सियासत करते ही हैं, आपको कहीं ना कहीं कंसीड करना पड़ेगा। जी, मैं आपसे पहले तो मैं आपकी बातों से एग्री कर रही हूँ कि आप बड़ी प्रिंसिपल की और एक आइडियल बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप हमारे शूज में आके देखेंगे या सोचेंगे, देखें हम तमाम चीजों पे इनके साथ बात करने को तैयार हैं, सिवाय अब जब हम कहते हैं NRO। अब NRO का मतलब क्या है? NRO का ये कहते हैं जी हम मांगते नहीं, मांगने से मुराद नहीं है। आप ये देखें कि जब आपने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरा वक्त था, बहुत भारी दिन था, जब हमने, हमारा मुल्क रिस्क में था ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट पे जाने के लिए, और उस वक्त इन्होंने जो, आपको पता ही है कि जो इनकी तरफ से एक मुसव्वदा इन्होंने तैयार किया, वो बड़ा मुज़हका खेज था। यानी कि अगर हम वो मानते हैं तो फिर हमें वाकई इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करने का, ये मैंडेट रखने का, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को लीगल किया जाए, या 1 अरब रुपए के लगभग की रकम को कहा जाए कि इसके ऊपर तो फला इदारा, नैब वगैरह अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। देखिए हमारे माजरत के साथ उनका आर्गूमेंट तो ये भी है ना, वो कहते हैं कि आप देख लें कि जब से 2 बरस हो गए, आपने कोई एक भी केस फाइनल किया है, किसी को जेल भिजवाया है, किसी को सजा हुई है, ऊपर से वो कोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये आप अपने ओपोनेंट्स को हंट कर रहे हैं। तो वो फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ जगह है जो बात कहती है, फिर अल्लाह जी रह जाते हैं ऊपर। अब ये 2 पांदे जब लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें वजन है। इस पे क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस पे अर्ज करूं कि देखें जो वो इनका नैरेटिव जो है ना, वो इसलिए उसमें कोई दमखम नहीं है। देखें नैब इनके दौरे हुकूमत में भी था, ये कहते हैं मुशर्रफ साहब ने बनाया था, तो मुशर्रफ साहब के बाद हुकूमत पीपल्स पार्टी की आई, PMLN की आई, उसके बाद हम आए हैं, ठीक हो गया। फिर ये जब बात करते हैं कि ये जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, विक्टिमाइजेशन के लिए है, तो कोई मेरे भाई इनको कहे ना कि इस दौरे हुकूमत में कितने केसेस बने हैं और प्रीवियस केसेस कितने हैं, उससे समझ आ जाएगी कि हम कितनी को विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज कि हमने की होगी विक्टिमाइजेशन।
सपोज आप 1 मिनट के लिए सपोज करें, मान लें, उसके बाद अगर इफ यू एंड आई आर नीट एंड क्लीन, मेरे ऊपर और आपके ऊपर कोई एलिगेशन गॉड फॉरबिड लग जाए तो हमें कोई मोहलत नहीं लगेगी उसको साबित करने के लिए। वी कैन प्रूव कि भाई ये बेसलेस एलिगेशंस थी और ये उसका एविडेंस है, जो मेरे पोजेशंस हैं या जो भी मेरे पास पब्लिक ऑफिस रहा। लेकिन ये जिनके पास कभी जिंदगी में कोई पब्लिक ओहदा नहीं रहा, ये उनके नाम जब लेते हैं तो अपना तमाशा खुद बनाते हैं। अगली बात, उस पे आ जाते हैं रिफॉर्म्स पे। हम ये कहते हैं कि मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आपका नैब और आपके तमाम इदारे आते हैं, ठीक है, हम जुडिशरी से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के पुलिस, हर तरह के रिफॉर्म्स, इलेक्शन। देखिए सबसे बड़ा इस मुल्क का ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि जो मैंडेट जिसको भी मिलता है दूसरा खड़ा होकर उस मैंडेट का सत्यानाश, सवा सत्यानाश कर देता है, ये कह के कि ये चोरी का है, जिसमें कुछ चोरी का भी होता है, कुछ नहीं भी होता। निस्बतन पिछले माजी के जितने इलेक्शन है, आपका 2018 का इलेक्शन, मैं इसलिए कह सकती हूँ कि हमने इनको खुली ऑफर दी कि आए, आपको जिन जिन हलकों पे शको शुबहात है आप आए, उनको चैलेंज करें, हम एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह आप गिलगित की बात करें, आपके पास पूरे कैंडिडेट्स खड़े करने को नहीं थे, आप कैसे पूरे इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं? 2018 से भी निस्बतन ये ज्यादा बेहतर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थी। अब करने की बात यह है कि ये अगर हम तब झूठे हैं, गलत हैं, ये किसी भी तरह की इलेक्शन रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लेके आए, जब हम ना बैठे, हम मनोअन उसको ना तस्लीम करें, तो फिर हम गलत हैं, ये ठीक है। लेकिन रिफॉर्म जिनका इशू नहीं है, लेकिन वो साथ मसरत साहबा वो ये भी कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई इंस्टीट्यूशनलाइज जो है ना इसमें रिगिंग नहीं हुई थी, बाज़ाब्ता रिगिंग नहीं हुई थी, इक्का दुक्का वाक़यात हुए थे। वो तो कहते हैं 2013 का इलेक्शन जो है वो तो मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट या एंडोर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपका तो यही है कि एक तो बात आप वजन है इस बात में भी कि इनको चाहिए कि जाएं अपने केसेस ट्रिब्यूनल में लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं लेके जा रहे। आप लोग गए थे, 4 आप केसेस आपने 1.5 साल लड़ाई लड़ी थी, हमने इतनी बड़ी मूवमेंट की थी। जी तो जी मैं अर्ज करूं? जी प्लीज आप बात कर लें। जी मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि वो कहते हैं कि जी जो 2013 का इलेक्शन था उसे साफ शफाफ बड़ी हद तक डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में तो अभी सब लोग कह रहे हैं, कम से कम वो तो यही कह रहे हैं कि जी धांधली ज्यादा है। ठीक, अब मैं अर्ज करती हूँ। हाँ देखें, इदारों ने ये जब डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, तो इसी वजह से इन्होंने मुद्दत पूरी की। लेट मी टेल यू वन थिंग, तो अब हमारा इतनी बड़ी हमारी मूवमेंट चली, सिर्फ 4 हमने कहा कि हल्के खोल दो, तो चोर की दाढ़ी में तिनका इन्होंने बाय द वे वो 4 हल्के खोले नहीं थे। यू मस्ट रिमेम्बर द हिस्ट्री। अब अगर हम आज की बात करें तो हमने इनको पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओथ लिया तो हमने इनको ऑफर दे दी थी कि प्लीज अब आप आए, आपको जिस देखिए ऐसे तो हो नहीं सकता कि 2018 में हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स इनके पास थी, पंजाब में इनके पास सीट्स देखे वो सारी ठीक थी, जो पीटीआई के पास सीट्स आई वो ठीक नहीं थी, ऐसे होता नहीं। और पीपल्स पार्टी की भी सिंध में जो गवर्नमेंट थी वो ट्रू मैंडेट था, और जो पीटीआई है उनका केपी में और सेंटर के अंदर जो मैंडेट है वो जाली, ऐसे नहीं होता। तो फॉर गॉड सेक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें फर्ज करे पीछे जो भी होता रहा आइडियल नहीं था। आगे की बात अगर करनी है तो आगे की बात के लिए यू मस्ट बी लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको आना पड़ेगा, आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, आप अपनी रिफॉर्म रखनी, आपको आवाम को अपना चार्टर देना। आवाम को चार्टर क्या है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि अभी ऐसा माहौल भी नहीं है एहतशाम साहब, ये जो माहौल बना हुआ है कि ओपोजिशन किसी एक मामले पर भी हुकूमत के साथ मिलकर बैठे। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ये बताइएगा कि अब आज इमरान खान साहब ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि हम जलसे जुलूस नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। इससे पहले भी हमने देखा जो मानसेरा जलसा हुआ, हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम नहीं होने देंगे, इजाजत भी नहीं दी गई, लेकिन ऑपोजिशन ने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब स्ट्रैटेजी होगी कि आप रोकेंगी कैसे, आप हुकूमत कैसे इसको काउंटर करेगी, क्योंकि ऑपोजिशन तो कह रही है हम हर सूरत करेंगे जलसे। देखिए हम ताबे हैं, पूरी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये सारी कोविड रिलेटेड जितनी भी हमारी डिसीजन मेकिंग हुई है हमने एनसीओसी को फॉलो किया है। उधर से जो डिसीजन आए हैं हमने उसको एज इट इज सेंटर में भी और पंजाब में भी इम्प्लीमेंट किया, इसी तरह बाकी सूबों ने भी किया। अब देखें, आपके मुल्क का सबसे बड़ा फोरम जो इस कोविड के से रिलेटेड बनाया गया, जिसमें तमाम मुल्क के स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, और उसमें सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो देयर ओनली नरेटर, वो ट्रांसलेट करके बता देते हैं उस फैसले को, लेकिन फैसला कौन करते हैं? या आपके इन्फेक्शियस डिजीजेज के एक्सपर्ट, वायरोलॉजिस्ट
और वो डिफरेंट किस्म की जो जब ये वबाएं फूटी तो जिनके एक्सपीरियंसेस थे मुख्तलिफ मुल्कों में, और फिर जो स्टडीज आ रही हैं पूरी दुनिया से कि किस रेशो के हिसाब से जब ये फैलेगा तो हमने क्या फैसले करने हैं। अब अगर और फिर उसके बाद हमने कुछ कवानीन भी, आपको पता है कि ऑर्डिनेंस भी बना ये जो वबाई मर्ज से रिलेटेड, तो हाउ टू डील, और उसके अंदर किस तरह से बेसिक जो हमारे राइट्स हैं वो मुअत्तल हो जाते हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो हमने देखें हमारा जो बेसिक जो आपके राइट्स हैं पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के दावेदार कंट्रीज हैं वहां पे आप जरा देखें कि कोविड से रिलेटेड क्या एसओपीज हैं, राइट। अब मुझे ये बताएं कि एक चीज है मसरा साहब, कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में आपका नुक्ता नजर को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, बल्कि देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले जो है ना वो तो मना रहे हैं, डे भी मना रहे हैं, स्ट्रेटेजी जिस तरीके से आपने किया, प्राइम मिनिस्टर साहब भी तकरीर करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे, ये तो इसमें दो राय कोई नहीं है। और फिर जिस तरीके से शुरू में हैंडल किया था, जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने, वो भी अब अंदर ऊपर से ना माने अंदर से तो मानते हैं कि ये पार्शल लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन ही एक जरिया, जिसका आज फिर प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कम्प्लीटली हम शट डाउन नहीं करेंगे, इकोनॉमी हमारी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन सवाल ये है जो सब लोग बात कर रहे हैं कि जी चाहे सेहत का मामला है, चाहे सियासत का है, चाहे अदारों का रिफॉर्म का मामला है, पार्लियामेंट के चलाने का मामला है, ये इनको बैठना पड़ेगा, आप भी मानिए, लेकिन कौन बिठाएगा, कौन नेगोशिएट करेगा, कौन से ग्रैंड अपना जिसको कहते हैं डायलॉग वाली बात निकलेगी, इस पे सब जगहों पे लगता है कि कोई किसी को नहीं मिल रहा सिरा के कहाँ से बात शुरू की जाए। जी एहतिशाम साहब, सबसे पहले मैं कंप्लीट कर लूं कि हम क्यों कहते हैं कि हम जलसा नहीं होने देंगे। हम इसलिए नहीं कहते कि ये ऑपोजिशन की एक मूवमेंट है या हम किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के खिलाफ है, नहीं। कोविड ना हो तो ये जलसे इनको एक्सपोज करने का बेहतरीन जरिया है। क्यों? 11 जमातें मिलके, आपको पता ही है कि कितना बड़ा ठाठे मारता हुआ समंदर था वहां पे पेशावर में। इसी तरह ये सिर्फ 4000 होता है तो उसको ये इसमें 0 ऐड करते जाते हैं। देखें हम अगर हम पॉलिटिकली देखें ना तो इनके जलसे हमें इसलिए सूट करते हैं कि ये जो इनका एजेंडा या इनका जो नैरेटिव है कि अवाम हमारे साथ है, तो वो बहुत बुरी तरह से पिटता है। क्यों? अवाम इनके साथ नहीं है। लाहौर के अंदर इनका इतना बड़ा फ्लॉप शो था, इतना बुरा फ्लॉप शो था कि जिसपे ये एक्सपोज हुए कि भाई आपके पास इतना ही मैंडेट है जितने जलसों में आपके पास लोग आते हैं। 11 जमातों की अगर आप एवरेज लगाओ, फर्ज करें ये कहते हैं 50,000, अगर फर्ज कर लो किसी जलसे में भी 50,000 बंदा था नहीं, अगर 50-30 था तो डिवाइडेड बाय 11 करो तो आप देख लो कि एक जमात कितना मैंडेट लेके फिर रही है। जलसों का हमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कोविड-19, प्रॉब्लम है सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, लेकिन मुशर्रफ साहब दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है ना कि हुकूमत भी तो एक तरफ बात कर रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कैंपेन को देख लें, उसके बाद भी हमने देखा पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती रही, तो हुकूमत को तो रोल मॉडल होना चाहिए। इस पर मजीद भी नाज़रीन बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक जा रहा है, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से बात की है, आम आदमी के रिलीफ के हवाले से भी बात की है। दूसरी तरफ हमने देखा कि चौधरी बरादरान से भी मुलाकात हुई है, कुछ शिकायत जो की जा रही थी, आप समझते हैं कि दूर होंगी? देखिए दो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब अभी कमेंट करेंगे, उस पर ज़रूर करेंगे, करना भी चाहिए। देखें एक तो यह है कि 2.25 साल के करीब हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, पहले तो हर हफ्ते जाया करते थे, अब बीच बीच में 2-3 हफ्तों के बाद जाते हैं, और लोगों की शिकायत अपनी जगह या गुजार साहब के बारे में, उनके अपार्टमेंट के बारे में आप देख लें, पार्टी के अंदर भी बाहर भी क्रिटिसिज्म होता रहता है, लिखते भी रहते हैं लोग। और जिस तरीके से ये महंगाई का देव जो है ये जिन बोतल में वापस नहीं जा रहा, अभी चीनी की बात हुई है 67 रुपये कहते हैं हो गई है, लेकिन वो कहते हैं बहुत थोड़ी जगहों पे यूटिलिटी स्टोर पे है वो भी नाकिस चीनी है। इस तरह आटे के बारे में भी है। अब वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जी अनटाइमली बारिशों की वजह से ये सारा हो गया था, हमारी फसल जो है ना वो ख़राब हुई थी, फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो गई हैं, तो चीज़ें बड़ी हद तक जिसको कहना चाहिए महंगाई कंट्रोल में, जो मेरा अपना ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। चीनी आज भी 110-100 रुपये प्लस भी जा रही है, आटा आज भी 80-85 रुपये पे जा रहा है, नहीं मिल रहा लोगों किलो के हिसाब से। एक तो यह है कि मेरा ख्याल है एक मैकेनिज़्म नहीं बन पा रहा, इनको समझ नहीं आ पा रही, स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही कि भी इस डिमांड एंड सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है। मुझे अच्छी तरह याद है मुशर्रफ साहब, हमेशा ये होता था आटे के बारे में ख़ास तौर पे आपकी गवर्नमेंट को समझ क्यों नहीं आई। हमेशा जब पहली फसल आया करती थी, पहले सिंध से आती थी, और उसके बाद ये होता था कि वो इंटर प्रोविंशियल इसकी जो
होती थी एक जगह से नकले हमल, उसको रोका जाता था, उस पर पाबंदी लगाई जाती थी। लेकिन आपने देखा इस दफ़ा किसी ने नहीं पूछा, वो टका के यहाँ से केपी में गया, वहाँ से टका के अफ़गानिस्तान में आटा स्मगल हुआ, एक आटे ने इसने क्राइसिस पैदा किया। दूसरे आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी आटे की वजह से कभी लोगों को लाइनें नहीं लगनी पड़ी थी, जो लाइनें की वजह से आटा मिला बड़ी मुश्किलों से मिला। एक तो ये है कि इस पर मेरा ख्याल है महंगाई के मामले में मानना पड़ेगा कि हुकूमत जो चाह रही थी उस तरह अभी तक नहीं हुआ, ठीक है ना। और ये हुकूमत के लिए, इनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बनेगी। एंड जो पार्टी के इनके अपने लोग भी हैं जो वो बड़ी हद तक नागवारी का इजहार करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो मेरा ख्याल है मसर्रत साहबा मुझसे ज़्यादा जानती हैं। दूसरी बात है कि ये भी साथ साथ महंगाई के ये अपने तादियों के साथ कैसे मामलात रखने हैं। एक अरसे से बात चल रही थी और कहा जाता है शुरू में मुनीस लाई साहब जो चौधरी परवेज़ लाई के साहबजादे उनको वज़ीर बनने की बात हो रही थी, लेकिन नहीं बनाया गया। कहा जाता है कि उनके पास मुबैना तौर पर केसेस हैं करप्शन के, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि शाफे हुसैन जो चौधरी शुजात के साहबजादे हैं मैं उसको वज़ीर बना लेता हूँ, लेकिन वो इस बात पे नहीं मानते। तारक बशीर चीमा साहब अक्सर कहा करते हैं जी हमारे लोगों से मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है अब ये तो अच्छी बात होगी, आज मीटिंग होगी, बड़ी हद तक किसी हद तक गिले शक पे उनके दूर ज़रूर होंगे, लेकिन बातें अपनी जगह है। आप देखें नवाज शरीफ साहब को इन्होंने फ़ोन किया, चौधरी शुजात साहब ने, परवेज़ लाई साहब ने किया कि जी उनकी वालदा की डेथ हुई है। चलें वो तो साझी है, सबके लिए आई हैं, अफसोस का इज़हार तो इनकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, अपनी जगह है, मरने पे तो कोई सियासत नहीं करता। लेकिन बहरहाल उनके ताल्लुकात उनके साथ हैं। हमजा साहब जो है साहबजादे हैं वो भी मुलाकात करते रहते हैं किसी न किसी बहाने चौधरी बरादरान से, तो शायद ये इतना अच्छा नहीं लिया जाता है। तो मुशर्रफ साहब आप बताइएगा कि आपके इत्तेहादी आपके ख्याल में आज के बाद कितने इंटैक्ट रहेंगे, और या आपके ख्याल में अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बताएंगे। और दूसरा ये महंगाई वाला मामला जो है ना, वो कहते हैं बुज़ार साहब जो है ना, वो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, नाकाम हो गए, लेकिन बहरहाल वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे सारे मामलात को, क्या कहेंगी? देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि जो इत्तेहादी जितने भी होते हैं उनके जो कंसर्न्स हैं वो रहते ही हैं और रहने चाहिए। देखें, वो इत्तेहादी इसलिए वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम पीटीआई, वो हमारे एलाइज है जिनकी अपनी एक अलग सियासी जमात है, अपनी एक अलग सियासी शख्सियत है, आइडेंटिटी है उनकी जमात की, उनके लोगों की, उनका मौक़िफ़, हर चीज़ अलग। सिर्फ वो ये है कि हमने मिल के गवर्नमेंट बनाई। उसमें जो 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 कंसर्न्स होते हैं पॉलिटिकल लोगों के, उनको हमेशा इज्जत से और कदर की निगाह से देखा जाता है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो जो चौधरी बरादरान है, देखें हम सारे जूनियर जो है उनसे सीखते हैं वज़ादारी, सियासत, मिलजुल के बैठना, मसलियत पसंदी, और ये सब गुण उनमें बहुत अच्छे हैं। और ये उनकी जो एक क्वालिटी मैं तो कहूँगी पॉलिटिकल लोगों में, सबको साथ लेके चलना जी, सबको साथ, बिल्कुल। तो और उनकी जो सबसे जो खूबसूरत चीज है चौधरी बरादरान के बारे में, जो हम सबको समझनी चाहिए, सियासी लोगों को सीखनी चाहिए, कि उन्होंने कभी भी अपनी सियासी चीजों के ऊपर अपनी ईगो को नहीं लेके जाते। तो ये इतने अच्छे लोग हैं, और बस प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो आना ही था, ये किसी सियासी गेन के लिए वो बिल्कुल नहीं आए। चौधरी शुजात साहब की वो जाती हैसियत में इंतहाई इज्जत करते हैं, और ये चौधरी बरादरान को इस चीज का अंदाजा भी है। लेकिन थोड़ी बहुत तो मुशर्रफ साहब नाराजगी तो उनकी हुई थी ना, आपको याद है 2-2.5 महीने पहले जिस तरीके से नैब के 20 साल के पुराने केसेस निकाले थे आप लोगों ने चौधरी बरादरान के, जोहराने पे भी नहीं आए थे ना। मैं अर्ज करती हूँ जी, मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, क्योंकि हर एक के अपने कंस्टिट्यूएंसी के बारे में जो कंसर्न्स हैं, जो डिलीवर करना चाहते हैं, फंड्स के भी इश्यूज होते हैं, बिल्कुल शेयर ऑफ मिनिस्ट्री का भी इशू होता है, और ये राइट होता है सियासी जमातों का, ये उनका बुनियादी हक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब चौधरी साहब हॉस्पिटल में थे तब भी आना था, लेकिन वो उधर फैसलाबाद में थे, वो लेट हो गए, जिसकी वजह से कोई वो, ठीक है मुशर्रफ साहब, आप ये कह रही हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो जाएंगे आज की इस मुलाकात के बाद? बिल्कुल, उसकी वजह ये मैं आपको बताऊं, एक और मैं अर्ज करूं, इट्स नॉट न्यूज नहीं होनी चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब और इनकी आपस की दूरियां पहले ही मिट गई थी। ये विजिट ठीक है, आप कह रही हैं तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। मुशर्रफ साहिबा, इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी बात की कि महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पर खुद हुकूमती वुज़रा भी तनकीद करते रहे, इस बात को मानते रहे, काबू में नहीं आ रही, तो आप नहीं समझती कि वज़ीर आज़म को या ज़रा गवर्नमेंट को इदराक करते हुए महंगाई के सुनामी को रोकना होगा? क्योंकि परफॉर्मेंस दिखाएंगे नहीं तो ज़ाहिर है अवाम को मुतमईन
मुतमईन नहीं कर पाएंगे, अवाम मुतमईन नहीं होगी तो जाहिर है आपको वोट ही अवाम ने इन्हीं इशूज़ को लेकर दिया था। चेंज लाएंगे आप, मुश्किलात कम होंगी, बेरोज़गारी, दीगर मसाइल जो हैं वो ख़त्म होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑपोजिट हो रहा है, मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं आम आदमी की। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब की इस चीज का ना सिर्फ उन्हें इदराक है, हमें बिल्कुल अंदाजा है। देखिए, हम ग्राउंड के लोग हैं, हम हलकों के लोग हैं, हमें फीडबैक डायरेक्ट आ रही होती है, हमें इनडायरेक्ट फीडबैक नहीं आती। ये बात ठीक है कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग रिपोर्ट करते हैं, तो जिस तरह आप तक आती है चीज, हम भी ग्राउंड में रहते हैं, तो ये हम डायरेक्ट इसकी हिट लेते हैं, लोगों के इम्प्रेशन की, लोगों की तकलीफ की। तो फिर कब कम होंगी तकलीफ मुसर्रत साहिबा आवाम की? जी देखिए, मैं अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को, ये जो सारा क्राइसिस आया था, जब हम ये एक्सप्लेन करते हैं ना अपनी गलतियां, या बताते हैं कि ये हुआ कैसे था, इसका मतलब ये है कि ये चीज रिपीट होने नहीं जा रही। किसी चीज की इस्लाह के लिए जरूरी होता है कि वो हुई क्यों थी ये पता होना। तो वो सारी चीजें, जैसे एहतशाम भाई फरमा रहे थे, 100% उन्होंने ठीक बात की है। और आगे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो देखें, ये चेन जब भी टूटती है तो ये मनमानी कीमतें लगना ही होती हैं कि जब सप्लाई एंड डिमांड, वो हमने पूरी कर ली है। जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो महंगाई हुई थी, जिन इश्यूज की वजह से हुई थी, वो इश्यूज एड्रेस हो चुके हैं। अब हर आने वाला दिन आवाम के लिए रिलीफ होगा, बेहतर होगा। और इंशाल्लाह ताला ये साल, इंशाल्लाह, अगर हम कोविड के ऊपर ठीक है, लास्ट कमेंट कीजिएगा एहतशाम साहब। आवाम उम्मीद रखे जिस तरह मुसर्रत साहिबा कह रही हैं कि कोई रिलीफ देखिए, अब जहाँ तक एफर्ट करने की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, और बाय द वे ये भी कहा फिजिकल डेफिसिट भी सरप्लस हुआ, जो मेरा ख्याल है नहीं हुआ अभी। मंथ टू मंथ बेस पे तो शायद कम हुआ हो, जो कि बाजार नहीं लगता। ईयर एंड ईयर पे तो नहीं लग रहा, अभी तो बड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि रेवेन्यू हमारे बढ़ नहीं पा रहे, जिस रफ्तार से बढ़ने चाहिए उतने नहीं बढ़ पा रहे। आप देखते हैं टैक्स पेयर की तादाद में इजाफा नहीं हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले आज भी 7 लाख 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात तो डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है मुसर्रत साहबा कि आपको बड़े मुश्किल हालात मिले हैं, लेकिन लोग अब सवाल करते हैं कि भी कब तक, 2.5 साल तो तकरीबन हो रहे हैं, आप जिम्मेदारी लोगों पर दे रहे हैं कि 5 साल के बाद भी 2023 के इलेक्शन से पहले भी आप जब हो रहे होंगे तो यही कहेंगे, तो लोग कहेंगे जी आपको तो बिठाया इसलिए था ठीक करने के लिए, तो आपको ठीक करना चाहिए था। जी जी एहतशाम साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अवाम, ये हम तवक्को भी कैसे रख सकते हैं कि अगर हम अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो हम अवाम से वोट मांगने का भी हक रखते हैं। आपने बजा फरमाया, इंशाल्लाह ताला ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने अर्ज किया कि चीजों का इदराक होना और गलती या जिस वजह से वो क्राइसिस हुए उनका पता लग जाना और फिर उसको मानना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी किसी बात को नहीं छुपाया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इदराक है हुकूमत को, लेकिन अब ज़ाहिर है अवाम भी ये सोच रही है, अवाम भी ये इंतज़ार कर रही है कि आखिर कब वो वक्त आएगा जब अवाम को रिलीफ मिलेगा और सही मानों में जो आम आदमी के मसाइल हैं उन पर हुकूमत काम करेगी। आप कह रही हैं वक्त आ चुका है, चले हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।